हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। अब तक हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले जब हमने अमीन चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसका इंट्रोडक्शन की बात करी थी। इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ अमीन पढ़ी। स्ट्रक्चर ऑफ अमीन पढ़ने के बाद हमने नॉमेनक्लेचर किया कि अमीन का नामकरण कैसे किया जाता है। फिर उसको प्रिपरेशन करना सीखा कि किस तरह प्रिपेयर करते हैं अमीन को। फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। भाई जब हमने उसको प्रिपेयर कर लिया है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, क्या बॉइलिंग पॉइंट, क्या सॉल्युबिलिटी हो, इन सबको कवर किया। और अब हम बात कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने उसको प्रिपेयर किया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट मींस वो जो अमीन हमने बनाया था वो कहां कहां रिएक्शन कर सकता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं सबसे पहले बात करूंगा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीन या फिर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमीन। देखिए, all the amine exhibit basic characters due to the presence of lone pair of electron on nitrogen atom। हमने अमीन की स्ट्रक्चर जब पढ़ी थी ये वाली, इस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है उस लोन पेयर की वजह से हमारा अमीन जो होते हैं वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक? द बेसिसिटी ऑफ अमीन are compared in terms of equilibrium constant for dissociation of a weak base। जो हमारी बेसिसिटी होती है अमीन की उसको किससे कंपेयर किया जाता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट से कंपेयर किया जाता है, या मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, इससे कंपेयर किया जाता है। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं केबी। दैट मींस हम इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? अब केबी क्या होता है? Kb is the measure of extent to which an amine can accept H plus ion from water। क्या बोला मैंने? Kb क्या होता है? ये एक मेजरमेंट होता है कि हमारा कोई भी अमीन कितने एक्सटेंट में H प्लस को एक्सेप्ट करता है वाटर के अंदर से। जैसे मैं रिएक्शन की बात करूं, मैंने लिया यहां पर RNH2, इसकी रिएक्शन कराई मैंने वाटर के साथ। किसके साथ? एक वाटर के साथ कराई। तो उसने फॉर्म क्या किया? देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं एक RNH3 पॉजिटिव और OH माइनस बन चुका है। दैट मींस वाटर में से इसने क्या किया था? एक H को अपने पास ले लिया था। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं मान लीजिए रेट कांस्टेंट की। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा? देखिए K इक्वल टू रेट कांस्टेंट इक्वल टू R कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस concentration of OH divided by concentration of amine and concentration of water। ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट इस इक्वेशन का। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन कांस्टेंट की, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बताइए? डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा हमारा जो हमने रेट कांस्टेंट निकाला है उसको वाटर से के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मींस Kb इक्वल्स टू K इंटू H2O। अब जो हमने K की वैल्यू ऊपर पड़ी थी उस वैल्यू को क्या करेंगे? यहां K के अंदर पुट कर देंगे। तो क्या आएगा बताइए? Kb इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमीन और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वाटर। बात क्लियर है? अब उस वाटर से वाटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और Kb हमारे पास क्या निकल के आएगा? Rn कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस और नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमीन। तो ये आ जाएगी हमारे पास Kb की वैल्यू। क्या आएगी? Kb की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या होगा बताइए? जैसे 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 Kb की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस अगर किसी कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल के अंदर Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एक होता है हमारा pKb वैल्यू। pKb वैल्यू क्या होता है? देखिए बेसिसिटी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ pKb वैल्यू। जो हमारी बेसिसिटी है उसको हम pKb वैल्यू में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसका मतलब क्या होता है? Which is negative logarithm of Kb। उसको हम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या बोलते हैं? Kb। जैसे मैं बात करूं pKb इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Kb, ये होता है हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा pKb की वैल्यू। दैट मींस माइनस लॉग ऑफ Kb, इसको हम बोलते हैं pKb। अब हमने क्या पढ़ा? देखिए अगर मेरी Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, क्या बोला मैंने? अगर मेरी Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट मींस बेस मेरा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं मेरी pKb की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेस कैसा हो जाएगा? बेस मेरा वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि pKb का हमने अभी पढ़ा कि वो माइनस लॉग ऑफ Kb होता है। इसका मतलब अगर pKb बढ़ता है तो Kb मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? ये था हमारा एक जनरल बेसिक कैरेक्टर ऑफ किसका? अमीन का। अब हम ऐसे कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं जिससे हमें पता लगे
कि अमीन किस तरह हमारी रिएक्शंस देता है, बात कर रहे हैं किस तरह वो बेसिक रिएक्शन देता है। देखिए सबसे पहले बात करता हूं रिएक्शन विद वाटर की, कि अगर अमीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा। देखिए अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, हमारे अमीन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं वाटर से, देयरफॉर दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एल्काइल और एराइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वो हमारे क्या बनाएंगे बताइए, वो हमारे एल्काइल या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, विच आयोनाइज टू प्रोड्यूस OH माइनस, और बाद में वो आयोनाइज होके एक OH माइनस का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे मैं बात करूं, देखिए ये मैंने लिया RNS2, इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, मैंने सबसे पहले H2O के साथ कराई, किसके साथ, H2O के साथ कराई। अब आप देख पा रहे हैं जैसे इसके H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये फॉर्म होता हुआ दिखेगा, क्या है ये देखिए RNS3 प्लस OH माइनस, इसे हम बोलते हैं एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जब हम बाद में आयोनाइजेशन कराएंगे तो एक मिलेगा मुझे RNS3 पॉजिटिव और एक OH माइनस वहां से बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, जो हमारा RNS3 पॉजिटिव बना है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहां RNS2 लिया था, यहां जो अमीन ली थी उसने क्या किया है, वाटर के अंदर से एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया है और क्या कर दिया, बेसिक नेचर शो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। बात समझ में आई आपको यहां तक। तो बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नाइट्रोजन कितनी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। बात क्लियर है। जैसे मैं बात करता हूं कि अगर मैं अमीन की रिएक्शन एसिड के साथ करा दूं, दैट मींस सेकंड रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन विद एसिड। तो देखिए अगर मैं अमीन की रिएक्शन RNS2 की रिएक्शन एक HCl के साथ करा देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा देता हूं, तो क्या बनेगा, सबसे पहले वही बन जाएगा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या बना है, RNS3 प्लस Cl माइनस, ये बन चुका है एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। और जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, वही आयोनाइजेशन करेंगे तो वहां से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव बन जाएगा। दैट मीन्स यहां भी इसने बेसिक नेचर शो कर दिया है, किसने, एक अमीन ने हमारी। बात क्लियर है। इसी तरह हम अराइल अमीन भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया यहां पर एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन जब मैं H2SO4 के साथ कराऊंगा, किसी एसिड के साथ कराऊंगा, तो क्या होगा, एसिड क्या करते हैं, H प्लस देते हैं, और बेस क्या करते हैं बताइए, जो हमने एनिलीन लिया है वो बेस है मेरा, बेस क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स जो एसिड H प्लस देगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, हमारा एनिलीन कर लेगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर NH3 पॉजिटिव HSO4 माइनस लग चुका है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इस कंपाउंड का हमारा नाम है। बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अमीन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH इट रीजनरेट द पेरेंट अमीन। जो हम अभी तक क्या बना रहे थे, अब तक हमने जो सॉल्ट बना रहे थे, कौन से सॉल्ट, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था, एक हमारे पास बना था एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, एक हमने पढ़ा था एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो हमने अभी सॉल्ट पढ़े थे, इनकी रिएक्शन अगर वापस NaOH के साथ करा दी जाए तो वो हमें वापस क्या दे देंगे, वापस वही क्या दे देंगे बताइए, प्राइमरी अमीन दे देंगे या फिर पेरेंट अमीन दे देंगे। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने लिया था ये एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, ये हमने फॉर्म किया था एक रिएक्शन में। अभी इसकी रिएक्शन अगर वापस NaOH के साथ करा देंगे हम, तो क्या फॉर्म होगा, एक RNS2 बन चुका है, एक H2O बन चुका है, और बाहर क्या निकल गया, NaCl बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब यह हो चुका है कि अगर आपने अमीन की रिएक्शन, क्या बोला मैंने वापस देखिए, अगर आपने अमीन की रिएक्शन HCl के साथ कराई थी तो मुझे क्या मिला था, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड मिला था। और अगर इसी एल्काइल अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप वापस NaOH के साथ करा देते हो तो हमें वही पेरेंट एल्कीन मिल चुका है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और एक NaCl वहां से बाहर निकल चुका है। बात समझ में आई। ये रिएक्शन थी हमारी किसकी, जिससे हमने पता लगाया कि हमारी अमीन बेसिक नेचर शो करती है, वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करती है। बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स की, कि हमारे जो एलिफेटिक अमीन होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर किया जाता है। देखिए ऑल द 3 क्लास ऑफ एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। क्या बोला मैंने, जितने भी मेरे 3 क्लास के अमीन होगी, दैट मींस 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन जो होती है वो अमोनिया से क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। क्या होगा, अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा। अब ऐसा क्यों होगा, यहां पर क्वेश्चन जनरेट हुआ,
why all the three class of alkyl amine are stronger than ammonia? ऐसा क्यों होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, due to the plus I effect of alkyl group in alkyl amine, क्या बोला मैंने, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, ये मैंने लिया क्या, ये मैंने यहां पर ले रखा है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, और यहां लिया मैंने अमोनिया। बात क्लियर है। अब मैंने बोला है कि जितने भी मेरे ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन है, इनका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, और ये जो अमोनिया देख पा रहे हो, इसका बेसिक नेचर कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, हमें वही रीजन समझना है। देखिए, अगर मैं बात करूं जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन आप देख पा रहे हो, इनका बेसिक नेचर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप का। किसका, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। जैसे मैं बात करूं 1 डिग्री में एक एल्काइल ग्रुप आप देख पा रहे हो, तो वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। देखिए, 2 डिग्री में बात करूं 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, वो मेरे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। अगर 3 डिग्री में बात करूं 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो मेरे क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। देखिए, और अगर मैं अमोनिया के अंदर बात करूं तो कोई भी एल्काइल ग्रुप क्या है, नहीं है, वहां पर एब्सेंट है एल्काइल ग्रुप, तो वहां पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है। अब बात आई सर प्लस आई इफेक्ट से क्या फर्क पड़ता है। एज द एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमको पता है एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ेगी तो वो क्या इजीली डोनेट कर पाएगा, यस, दे कैन डोनेट द लोन पेयर मोर इजीली देन अमोनिया। तो ये सब मेरे इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएंगे क्योंकि इनको साइड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। बट मेरा अमोनिया के पास ऐसा कोई केस नहीं है, उसको साइड से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है, तो ये अपने लोन पेयर इतनी इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि जो मेरे शुरू के ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देख पा रहे हो, ये तीनों ज्यादा बेसिक होते हैं। किससे, इस अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं। बात क्लियर है। आगे मैं बात करता हूं, greater the number of alkyl group attached to nitrogen atom, greater will be the plus I effect which increase the basic strength। क्या बोला मैंने, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, जैसे अभी हमने इन सब में देखा था कि अमोनिया का तो सबसे कम था, अब अगर इन तीनों में कंपैरिजन करना होगा तो 3 डिग्री में आप देख पा रहे हो 3 एल्काइल ग्रुप है, अगर मैं इसकी बात करूं 2 डिग्री की तो 2 एल्काइल ग्रुप है, और 1 डिग्री की बात करूं तो एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, ओवरऑल ऑर्डर आएगा मेरा 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा ग्रेटर, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, फिर 2 डिग्री अमीन, और फिर 1 डिग्री अमीन, और लास्ट में आ जाएगा मेरा अमोनिया। ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा किसका बताइए, बेसिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आई क्यों हुआ ऐसा ऑर्डर। वापस हम एक कंक्लूड करते हैं। देखिए, अमोनिया का सबसे कम हुआ क्योंकि वहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं था, तो उसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा था। बट अगर मैं बात करूं किसकी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की, तो इसके अंदर हमने 3 डिग्री का सबसे ज्यादा बोला। क्यों, क्योंकि वहां पर 3 प्लस आई लग रहे थे। बात क्लियर है। यहां 2 ही प्लस आई लग रहे थे, यहां 1 ही प्लस आई लगा रहा था एल्काइल ग्रुप। बात समझ में आई यहां तक। तो ये बात होगी हमारी क्या, इन सबके बेसिक ऑर्डर की बात हो चुकी है। बात समझ में आई यहां तक। अब आगे मैं बात करता हूं, दिस ट्रेंड इज फॉलोड इन गैसेस स्टेट। ये जो हमने अभी ऑर्डर निकाला था कौन सा, कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और अमोनिया, ये जो हमने ऑर्डर निकाला था, ये ट्रेंड हमारा केवल और केवल गैसियस फेज के अंदर फॉलो होता है। किसके अंदर, गैसियस फेज के अंदर फॉलो होता है। बट इन एक्वस सॉल्यूशन a 2 degree amine is unexpectedly more basic than a 3 degree amine। क्या बोला मैंने, बट अगर इन्हीं को मैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बात करता हूं तो वहां पर 2 डिग्री अमीन मेरी कैसी होती है बताइए, अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा बेसिक हो जाती है 3 डिग्री अमीन से। तो वहां मेरा ऑर्डर आ जाता है 2 डिग्री अमीन इज ग्रेटर देन 3 डिग्री अमीन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अमीन। दैट मीन्स 2 डिग्री अमीन मेरी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाती है, फिर 3 डिग्री, और लास्ट में आता है 1 डिग्री। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक, बात क्लियर है यहां तक। अब मैं बात करता हूं ये ऐसा ऑर्डर क्यों आया, उन सब चीजों के मैं बारे में बात करता हूं कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा क्यों हुआ, और फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री सबसे कम क्यों हुआ। उससे पहले मैं कुछ और ऑर्डर की बात करता हूं आपसे, जिसमें हम देखेंगे कि मिथाइल और इथाइल अमीन अगर लगे हुए हों तो उस केस में हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, उसके बारे में बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया ये वाला एग्जांपल। देखिए, इसमें देख पा रहे हो आप क्या है, सबसे पहले लगा हुआ है C2H5। दैट मींस एक नाइट्रोजन के ऊपर 2 क्या लगे हुए हैं बताइए, 2 C2H5 लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है।
दूसरे केस में बात कर रहा हूं, दूसरे स्ट्रक्चर में आपका देख पा रहे हो कि तीनों ही क्या लगे हुए हैं, इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं नाइट्रोजन से। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो यहां आप क्या देख पा रहे हैं बताइए, एक नाइट्रोजन से दो तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक C2H5 लगा हुआ है, दैट मींस वही CH2CH3 लगा हुआ है। और लास्ट में मैं बात करूं तो एक नाइट्रोजन है जिससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अब आप पहचानिए, देखिए सबसे पहला कौन सा है, 2 डिग्री है, दैट मींस 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, फिर 3 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, और लास्ट में तो अमोनिया है जिसको हम 0 बोल सकते हैं। बात क्लियर है, समझ में यहां तक। अब इसका बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, तो इसके अंदर बेसिक नेचर का ऑर्डर आता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और अमोनिया का सबसे कम आता है। बात क्लियर है। ये हुआ अगर मेरा आर ग्रुप इथाइल ग्रुप हो। अगर मेरा आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो तो उसमें क्या ऑर्डर आएगा, देखिए इस बार मैंने लिया वही, मेरा सबसे पहले क्या लिखा है मैंने 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद मैंने लिखा है देखिए 1 डिग्री अमीन है, उसके बाद क्या है एक 3 डिग्री अमीन है, और लास्ट में अमोनिया है। तो इसमें ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा होता है, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन, और फिर सबसे लास्ट में अमोनिया। दैट मींस याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, 21 30, 21 मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री, 30 मतलब 3 डिग्री और अमोनिया। तो इसमें हो गया हमारा 21 30, और पहले वाले में क्या था 23 10। 23 10 से याद रखेंगे हम इथाइल में, और 21 30 से याद रखेंगे हम किसमें, मिथाइल में, जहां पर नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा हुआ हो। बात क्लियर है। अब ये ऐसा ऑर्डर क्यों आता है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, जो मैंने एक्वस मीडियम में भी बोला था कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ऐसा ऑर्डर क्यों आया, देखिए दिस ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। उसमें हम 3 फैक्टर पढ़ेंगे कि ऐसा ऑर्डर क्यों आया। देखिए सबसे पहला इफेक्ट मैं पढ़ता हूं इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या बोलता है, देखिए मान लीजिए मैंने लिया ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये 3 डिग्री अमीन है। बात क्लियर है। यहां तक हमने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री अमीन में एक ही एल्काइल ग्रुप होता है जो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, 2 डिग्री अमीन में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, और 3 डिग्री अमीन में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं इसमें तीनों में। अब देखिए तो हमने क्या ऑर्डर निकाला था कि जहां एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और जहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वहां पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा। इसका मतलब 3 डिग्री मेरा सबसे ज्यादा क्या होगा बताइए, 3 डिग्री के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, फिर 2 डिग्री के अंदर बेसिक कैरेक्टर होगा, और फिर 1 डिग्री के अंदर मेरा सबसे कम हो जाएगा। बात क्लियर है। ये हुआ हमारा पहला फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ने हमको ये बताया कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। अब मैं बात करता हूं हाइड्रेशन इफेक्ट की, कि हाइड्रेशन इफेक्ट हमें क्या बोलता है। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रेशन क्या होता है। इट रेफर्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमीन बाय वाटर मॉलिक्यूल। जो हमारे प्रोटोनेटेड अमीन होंगे उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, एक स्टेबलाइजेशन फॉर्म हो जाता है। किस तरह होता है उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद प्रोटोनेटेड अमीन एंड रिलीज एनर्जी विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी, जब मेरे वाटर मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड अमीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उस दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उस जो रिलीज होती है एनर्जी उसी को हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक। greater the extent of hydrogen bonding, more will be its stabilization and greater will be the basic strength। अगर हम वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा हो रही होगी उतनी ही ज्यादा अमाउंट में क्या होगा बताइए, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में वहां से एनर्जी बाहर निकलेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने लिया 1 डिग्री अमीन, क्या है मेरे पास देखिए RnH2, ये है मेरे पास 1 डिग्री अमीन। इसकी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं किसके साथ, एक H प्लस के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं। एक H प्लस के साथ मैंने जब इसकी रिएक्शन कराई तो मेरे पास बन गया है प्रोटोनेटेड अमीन Rn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और उस N से 3 हाइड्रोजन निकले हुए हैं। बात क्लियर है। अब जब मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराऊंगा तो वाटर के अंदर देख पा रहे हैं आप 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आए हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर फॉर्म हो चुकी है। दैट मींस 1 डिग्री अमीन के अंदर क्या देखा आपने, इस 1 डिग्री अमीन के अंदर क्या हुआ है बताइए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल मेरे हाइड्रोजन के साथ आके क्या हो गए, जुड़ गए हैं। बात क्लियर है 1 डिग्री का। अब मैं बात करता हूं 2 डिग्री में। देखिए आप 2 डिग्री में क्या होगा, मेरे पास नाइट्रोजन के ऊपर 2 तो R लगे हुए होते हैं
और एक H लगा हुआ होता है 2 डिग्री के अंदर। अब इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ कराई जाएगी बताइए? इसकी रिएक्शन वापस कराई जाएगी H+ के साथ। तो जैसे ही H+ के साथ कराएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 R लगे हुए हैं, 2 H लगे हुए हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब जैसे ही 2 H लगे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। अब इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ कराई जाएगी तो यहां पर देख पा रहे हो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ चुके हैं। 1 डिग्री में हमने क्या देखा था कि वहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े थे, बट अगर मैं इसकी बात करूंगा, किसकी बताइए? 2 डिग्री अमीन की बात करूंगा तो वहां पर मेरे पास 2 ही वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़े हैं। इसी तरह मैं लेता हूं 3 डिग्री अमीन, जहां पर नाइट्रोजन से 3 तो R ग्रुप लगे हुए हैं मेरे, कितने? 3 तो R ग्रुप लगे हुए हैं, और उसकी रिएक्शन अगर H+ के साथ कराएंगे हम तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 R ग्रुप, एक नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और उसी से एक H लगा हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? अब देखिए, जब इसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराएगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आके लग जाएगा। बात क्लियर है? दैट मींस 3 डिग्री अमीन के अंदर केवल एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां हाइड्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, जहां हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वहां पर मेरी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है वहीं पर बेसिसिटी भी ज्यादा होती है। दैट मींस बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होते हैं। दैट मींस 1 डिग्री में आपने देखा था 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए थे, 2 डिग्री में आपने देखा था 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए थे, और 3 डिग्री के अंदर आपने देखा था कि यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही फॉर्म हुआ था केवल। इसका मतलब क्या हुआ? According to hydration effect, the order of basicity should be 1 degree amine is greater than 2 degree is greater than 3 degree। इसका मतलब यहां ऑर्डर आ चुका है सेकंड इफेक्ट के अंदर, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री यहां पर आ चुका है। बात क्लियर है? और इंडक्टिव में क्या ऑर्डर आया था हमारे पास? सबसे ज्यादा इंडक्टिव में हमारे पास था 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। दैट मींस अभी तक ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के। थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं, देखिए थर्ड फैक्टर हो गया हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के आस पास होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स के पास होने की वजह से उनमें जो रिपल्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। या मैं बोल दूं किसी भी एटम्स के पास होने की वजह से, क्राउडिंग होने की वजह से वहां पर रिपल्शन जनरेट होता है, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। बात क्लियर है? सो क्राउडिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड नाइट्रोजन एटम हिंडर्ड द अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। जैसे जैसे वहां पर एल्काइल ग्रुप के नंबर बढ़ते चले जाएंगे तो वहां पर प्रोटॉन का अटैक नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस क्राउडिंग ऑल्सो डिक्रीज द हाइड्रेशन कैपेसिटी। और ये मेरा क्राउडिंग क्या करेगा? ये क्राउडिंग मेरी हाइड्रेशन एनर्जी को भी क्या कर देगा? कम कर देगा। हाइड्रेशन कैपेसिटी को भी कम कर देंगे। बात क्लियर है? Thus, according to this effect, the basic strength of amine should be the order of 1 degree is greater than 2 degree is greater than 3 degree। तो यहां पर भी हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री के अंदर आपने देख पा रहे हो कि एक ही एल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है। 2 डिग्री में देख पा रहे हो आप 2 एल्काइल ग्रुप है, और 3 डिग्री में आप देख पा रहे हो 3 एल्काइल ग्रुप है। तो तीनों एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, क्योंकि वहां पर एक बल्कि ग्रुप लग चुके हैं 3 मेरे, उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो यहां पर हाइड्रेशन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, यहां पर वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, बस 1 डिग्री स्टेबल होगा। इसलिए मैंने ऑर्डर लिखा 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर हमारा 2 डिग्री, और फिर लास्ट में आएगा हमारा 3 डिग्री। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? देखिए हमारे पास इंडक्टिव में था 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाइड्रेशन में था 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अभी हमने जस्ट लास्ट देखा कौन सा वाला? इसके अंदर हमने बात करी है स्टेरिक हिंड्रेंस की। तो इसमें हमारी बात आएगी 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। बात क्लियर है? सो वी फाइंड दैट इन 3 डिग्री अमीन हाइड्रेशन इज लीस्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इज मैक्सिमम, सो इट इज लीस्ट बेसिक। इसी वजह से इन तीनों को जब हमने कंपेयर किया तो वहां पे देखा कि 3 डिग्री अमीन के अंदर हाइड्रेशन भी इतना अच्छा नहीं होता, और उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे ज्यादा होता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर सबसे ज्यादा होगा तो वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सबसे कम बेसिक हो जाएगा। इन 1 डिग्री अमीन स्टेरिक हिंड्रेंस इज लीस्ट, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है और हाइड्रेशन मैक्सिमम होता है, और प्लस आई इफेक्ट मिनिमम होता है। इसी वजह से इन सबको कंक्लूड करके द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फैक्टर कॉज 2 डिग्री अमीन इज मोस्ट बेसिक। इन तीनों को रिजल्ट को हम कंबाइन करेंगे तो उससे आंसर निकलेगा हमारा 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। दैट मींस ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास? 2 डिग्री अमीन इज ग्रेटर देन 3 डिग्री अमीन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अमीन। ये हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। किसका बताइए? ये ऑर्डर आएगा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन का ऑर्डर आ जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आपको यहां तक?
अब मैं बात करता हूं एरोमेटिक अमीन्स की। एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन्स। अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है हमारे मन में, ऐसा क्यों मेरे एरोमेटिक अमीन्स है वो अमोनिया और एलिफेटिक अमीन से क्या होते हैं बताइए, लेस बेसिक होते हैं। बताइए ऐसा क्यों होता है। उसके लिए हम रीजन पढ़ेंगे। पहला रीजन, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम गेट डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। और इसी वजह से जो रेजोनेंस होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। कैसे होंगे उसके बारे में बात करता हूं। देखिए ये पहला आप एनिलीन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग है और ऊपर एक NH2 लगा हुआ है। बात क्लियर है यहां तक। अब क्या होगा इसके अंदर रेजोनेंस में, देखिए मैंने इसकी स्ट्रक्चर को यहां ले लिया है। दैट मींस सेकंड स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे और आगे वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मींस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। कौन सा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, वही नेगेटिव चार्ज वापस नीचे चला जाएगा और आगे वाला पाई बॉन्ड पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। दैट मींस थर्ड स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज मेरा कहां आ चुका है बताइए, पैरा पोजीशन के ऊपर आ चुका है। इसी तरह मैं आगे मूव करता हूं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, पैरा पोजीशन से नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा और आगे वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस आगे मूव करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मींस अब की बार नेगेटिव चार्ज वापस ऑर्थो पे आ गया है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स वापस कहां चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब यह हुआ है कि इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने देखा कि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। किसके लिए, प्रोटोनेशन के लिए। प्रोटोनेशन के लिए इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए एरोमेटिक अमीन जो होते हैं हमारे, क्या बोला मैंने, एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, जबकि अमोनिया और एलिफेटिक अमीन जो होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे एरोमेटिक के कंपेयर में। बात समझ में आई यहां तक। सेकंड रीजन हम देखते हैं, लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन देन एनिलीन। जो हमारा एनिलीन होता है, मान लीजिए मैंने लिया ये एनिलीन लिया है, बात क्लियर है। अब इस एनिलीन की रिएक्शन मैंने क्या करी, H+ के साथ कराता हूं। किसके साथ, एक H+ के साथ कराया और जैसे ही H+ के साथ कराऊंगा तो मुझे ये फॉर्म होता हुआ दिखा, क्या, बेंजीन के ऊपर NH3 पॉजिटिव, ये फॉर्म होता हुआ दिखा मेरे को। बात क्लियर है। इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और ये कैसे फॉर्म हुआ है, फॉर्म्ड बाय द प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का जब हमने प्रोटोनेशन कराया तो हमें यह फॉर्म होता हुआ दिख गया। अब हमें यही बात करनी है कि इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों होती है और एनिलीन की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, उसके बारे में बात करते हैं। सो देखिए, एनिलीनियम आयन फॉर्म्ड ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर एनिलीनियम आयन की मैं बात करूं तो वहां पर केवल और केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कौन कौन सी, देखिए, एक एनिलीनियम आयन मेरा ये था और इसकी जब मैंने इसके बीच में रेजोनेंस कराया तो दूसरा एनिलीनियम आयन ये बन चुका है। इसमें क्या हो, देखिए, केवल बेंजीन के बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। यहां पर मेरा इन 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड था, बट यहां पर मेरा उन 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड है। बात समझ में आई। क्या यहां पर डीलोकलाइजेशन हुआ किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का? नहीं, यहां पर कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ है। दैट मींस डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनिलीन इज मोर स्टेबल देन इट्स प्रोटोनेटेड आयन, दस इट हैज ए लेस टेंडेंसी टू कंबाइन विद ए प्रोटोन। इसीलिए इसकी टेंडेंसी कम होती है कि वो किसी भी प्रोटोन के साथ क्या हो, प्रोटोन के साथ जुड़ जाए। इसलिए हमने बोला एंड एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो लेस बेसिक होंगे और एलिफेटिक और अमोनिया जो होगा वो मोर बेसिक हो जाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आया एरोमेटिक अमीन्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करता हूं सब्स्टिट्यूएंट्स की। दैट मींस अगर एनिलीन के ऊपर ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए जाए तो उनका क्या इफेक्ट होगा। देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी और ऑन एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं उस पर अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए जाएं तो उनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। सो इन जनरल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिसिटी। जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए, OCH3 मान लीजिए आप, CH3 मान लीजिए, NH2 मान लीजिए, या फिर OH मान लीजिए, ये सब क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये जब अगर मेरी किसी एनिलीन रिंग के ऊपर लगे हुए होंगे तो वो बेसिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बिकॉज दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर वो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इट स्टेबलाइज द प्रोटोनेटेड आयन। उससे हमारा जो प्रोटोनेटेड आयन बनता है वो कैसा होगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। कैसा,
स्टेबलाइज हो जाएगा। बात समझ में आपको? जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक एनिलीन है, क्या बोला मैंने, ये मेरे पास एक एनिलीन है, बात क्लियर है। इसके ऊपर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है मेरा, मान लीजिए मैंने मान लिया ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ही मेरा एक क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है, बात क्लियर है। ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया मैंने OCH3। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, H+ के साथ कराऊंगा। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन में H+ के साथ कराऊंगा तो क्या होगा बताइए, जैसे ही H+ के साथ कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट मींस NH2 था जो NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और एक OCH3 मेरा कहां लगा हुआ है बताइए, एक OCH3 मेरा ऑर्थो पोजीशन पे अब भी लगा हुआ है, बात क्लियर है। अब वो OCH3 क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या वो उस पॉजिटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज कर सकता है, बिल्कुल वो उसको भी स्टेबलाइज कर सकता है, बात क्लियर है। इसलिए हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर एनिलीन के ऊपर लगे हुए होंगे तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी, बात क्लियर है। इसी तरह मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, वो तो उस रिंग में से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे बाहर की तरफ। दैट मींस इट डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट एसिड। जो हमारा कैटायन वहां पर पहले से बना हुआ होगा, नाइट्रोजन NH3 जो बना हुआ होगा कैटायन, उसको और डिस्टेबलाइज कर देगा, एंड दस द बेसिक नेचर इज डिक्रीजेस, और वहां पर बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं बताइए, जैसे NO2 ले लीजिए, CN साइनाइड ले लीजिए, CHO एल्डिहाइड ले लीजिए, ये सब ग्रुप मेरे कैसे होते हैं, ये सब मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जैसे इसमें मैं एग्जांपल की बात करता हूं, वही मेरा एक NH2 लगा हुआ है और उसके नीचे क्या है, एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, उसकी रिएक्शन जब मैं H+ के साथ कराऊंगा, उसी में आप देख पा रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन जब मैं H+ के साथ कराऊंगा तो मुझे ये प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखेगा, क्या बताइए, यहां पर प्रोडक्ट आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और मेरा जो NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। अब वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो NO2 लगा हुआ है वो क्या काम करेगा बताइए, वो ये काम करेगा कि उस रिंग से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो खींचेगा, और अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो क्या होगा बताइए, बेसिक नेचर और कम कर देगा। दैट मींस वो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है तो वो बेसिक नेचर कम कर देगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बात क्लियर है यहां तक। दैट मींस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर मार्क्ड एट पैरा पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन। जो हमारा विड्रॉइंग ग्रुप हो या रिलीजिंग ग्रुप हो, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पड़ता है, पैरा पोजीशन के ऊपर। मेटा पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे हमने कहीं भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हुए नहीं देखा था। जब हमने ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ी थी सारी, इसमें आपने देखा था कि कहीं पर भी मेटा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं था, बट ऑर्थो और पैरा के ऊपर था हमारा नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हमने क्या बोला, इसीलिए हमने यहां पर ये बोला है कि पैरा पोजीशन वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो, और विड्रॉइंग है तो ज्यादा डिस्टर्ब करेगा उसके बेसिक नेचर को। जैसा मैं बात करता हूं, पहला मैंने लिया ये एक पैराटोलोइडीन ले लिया है मैंने, हमने पढ़ा था पैराटोलोइडीन क्या होता है, एक एनिलीन है उसके पैरा पोजीशन पे एक CH3 लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पैराटोलोइडीन ले लिया है। एक मैंने लिया सेकंड, इसमें ये है देखिए, एनिलीन के ऊपर मेटा पोजीशन के ऊपर CH3 लगा हुआ है। एक मैंने लिया है एनिलीन, और एक मैंने लिया जिसमें ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। बात क्लियर है यहां तक। अब मैं बात करता हूं इन चारों में बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा। तो हमने क्या बोला, पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा क्या होगा बताइए, स्टेबलाइज करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरा कहां लगा हुआ है बताइए, CH3 पोजीशन पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर इसी के अंदर होगा, क्योंकि वो भी हमारा क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आर इफेक्ट शो करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के अंदर बढ़ाएगा। बात क्लियर है। अगर मेटा पोजीशन के ऊपर मेरा CH3 लगा हुआ है पर वो है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही, तो यहां पर वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। मेटा पोजीशन के ऊपर हमारा प्लस आर इफेक्ट, दैट मींस रेजोनेंस इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगता है। मेटा पोजीशन पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो वो इंडक्टिव से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। अगर मैं बात करूं सिंपल की, किसकी, एनिलीन की केवल, तो यहां पर मेरा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका बेसिक नेचर और कम हो जाएगा। और सबसे लास्ट में मैं बात करूं ऑर्थोटोलोइडीन, दैट मींस ऑर्थो पोजीशन पे एक CH3 लगा हुआ है। बात क्लियर है। तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, ऑर्थो में भी तो CH3 जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
प्लस एच लगाता है वो वहां पर, और प्लस एच लगाएगा तो इसका तो हमारा ज्यादा होना चाहिए था, सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑर्थो, ये हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है। क्या है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, और इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से, ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ऑर्थोटोलोइडीन, दैट मींस या मैं बोल दूं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मेरा सबसे कम क्या हो जाएगा बताइए? सबसे कम बेसिक हो जाएगा। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, अभी हम एक एग्जांपल के जस्ट बाद पढ़ेंगे कि हमारा ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। बात क्लियर है? आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं दूसरे एग्जांपल की। देखिए, आपकी बार मैंने एग्जांपल लिया, एक आप बेंजीन देख पा रहे हो जिसपे एक लगा हुआ है NH2, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है NO2। दूसरा आपने देखा वही बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर तो है हमारे पास NH2 और नीचे लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे NO2। एक आप थर्ड देख पा रहे हो, थर्ड में क्या है बताइए? वही एक एनिलीन है, एनिलीन के मेटा पोजीशन पे एक NO2 लगा हुआ है, और लास्ट आप क्या देख पा रहे हो? एक केवल सिंपल एनिलीन देख पा रहे हो। तो इस केस में बेसिक ऑर्डर क्या होगा बताइए? यहां पर आप देख पा रहे हो NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे तो क्या होगा बताइए? वो उस रिंग को और डीएक्टिवेट कर देंगे। इसलिए एनिलीन में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब बात आती है जिनमें तीनों में NO2 लगे हुए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? मेटा वाला होगा, क्योंकि मेटा वाला किससे खींचेगा? केवल -I इफेक्ट लगाएगा हमारा मेटा पोजीशन वाला। बट जो मेरा पैरा पोजीशन पर है वो हमारा -R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और -R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर खींचते हैं तो हमारे पास वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आया? सिंपल एनिलीन, फिर मेटा, फिर पैरा आ गया है, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था क्या? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। अब ये क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, उसके बारे में बात करता हूं। देखिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर यूजुअली वीकर बेस। क्या बोला मैंने? जो हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होती है वो वीक बेस होगी देन एनिलीन, regardless of the nature of substituent, whether electron donating group और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोला मैंने? जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होती है, अब चाहे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, वो मेरी सबसे वीक बेस ही होगी, हमेशा एनिलीन से भी कम वीक होगी। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। किस वजह से? ये हमारा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से होता है। और ऑर्थो इफेक्ट किसकी वजह से होता है? ऑर्थो इफेक्ट इज अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से क्या होता है? हमारा ऑर्थो इफेक्ट जनरेट होता है। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे एनिलीन होती है, क्या बोला मैंने? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन होती है, वहां पर चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, उसको आपको सबसे कम बेसिक रखना है, और बाकी तीन को आप अरेंज कर लेंगे। बात क्लियर है? समझ में आया? तो ये सब था हमारा बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।